Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is pyrazine, and this video is going to be shorter as compared to the other videos, as it is pyrazine is a diazine, and as I have mentioned already in the earlier video that what are iazines. हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया कि आयाजीन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि डायजीन्स क्या होते हैं. ठीक है, सो ये भी एक डायजीन है, लेकिन जैसे हमने पहले वाले में देखा, पायरिमिडीन में देखा कि वो मेटा पोजीशंस पर थे दोनों एजीन ग्रुप्स. इसमें पैरा पोजीशंस पर हैं, इस वजह से इसको पैरा डायजीन कहते हैं. इसको या फिर इसको पोजीशन का नंबर के साथ हवाले से हम बताते हैं, तो फिर उस हवाले से हम अगर बात करते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे 1,4 डायाजीन. ओके, सो बाज़-औक़ात आपको जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है. तो अगर आपको ये आ जाता है राइट डाउन द नोट ऑन डायजीन्स, ठीक है, तो आप क्या, उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया, जिस एग्जामिनर ने आपसे पूछा उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने पायरिमिडीन पे नोट लिखना है या आपने पायराजीन पे नोट लिखना है, लेकिन these two are the only diazine that were mentioned in your syllabus. ठीक है, सो आप लोग सिर्फ इन दो को लेकर चलोगे, क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आपसे नहीं पूछेगा वो. सो अगर आपको डायजीन्स पे नोट लिखने को आता है तो पहले आप एजीन की डेफिनेशन बताओगे, फिर बताओगे कि डायजीन क्या होते हैं, डायजीन के एग्जांपल में आप बताओगे कि पायरिमिडीन और पायराजीन आती हैं, और देन इसके बाद जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके रिएक्शंस जो हैं दे आर क्वाइट सिमिलर. ठीक है, so there not a very big difference between the chemical properties of these two agents, these two compounds. So आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हो. अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालते हो तो आप एक ही दफा में एक ही हेडिंग के अंदर दोनों चीजों को जो है वो शो कर सकते हो, दोनों कंपाउंड्स को. लेट्स से कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो तो एक में हेलोजिनेशन में अगर आपने एक दफा आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, कि आप वहां पर प्रॉपर्टीज में बल्कि ये भी नहीं लिखोगे आप पायरिमिडीन के लिख रहे हो, आप सिंपल लिखोगे आप डायजीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बताने लगे हो. तो उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन करवाते हो तो आपने एक इक्वेशन लिख दी पायरिमिडीन की, लेकिन जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने शुरू करते हो तो आप पायरिमिडीन की जगह अगर पायराजीन की एग्जाम्पल लेकर चलते हो और उसके रिलेटेड उससे रिलेट करके इक्वेशन लिखते हो, तो आपने ओवरऑल दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया. ओके, ये तो मैंने आपसे सिंपल बताया है कि अगर आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे. सो लेट्स स्टार्ट पायराजीन. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजीन. सेम स्ट्रक्चर के अंदर एग्जैक्ट सेम चीजें हैं जो आपने पहले पायरिमिडीन में पढ़ी. पायराजीन हैज ओनली हैव ओनली अ 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग. एक ही रिंग होता है इसके अंदर, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन 2 नाइट्रोजन एटम्स इसके अंदर होते हैं. सो लेकिन अगर हेटेरोएटम की बात करें तो 2 हेटेरोएटम्स हैं इसके अंदर और दोनों कौन से हैं, नाइट्रोजन. ईच एटम ऑफ द रिंग इज sp2. ठीक है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट on nitrogen lies in sp2. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा है, sp2. कंपाउंड साइक्लिक है क्योंकि अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दैट्स श्योर कि इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. जितने भी एटम रिंग के अंदर हैं वो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं और ये हक्कल्स रूल को फॉलो करता है. कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम जो है वो पहले वाला है जिस तरह हमने पायरिमिडीन में पढ़ा. आई थिंक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वर्ड पायराजीन का आ गया. ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह हमने उसमें डिस्कस किया था, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. रेजोनेंस इसमें भी फॉर N1, एक इस नाइट्रोजन के लिए पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे और देन उसके बाद N4 के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. N1 के लिए देखते हैं. N1 जो है नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसकी एबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से स्नैच कर लेगा. जब पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसने स्नैच किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया एट पोजिशन 2. उसके बाद इस सेकेंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये शिफ्ट कर जाएंगे बिटवीन कार्बन नंबर 2 and 3.
और आपका जब नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये वाले 5 और 6 के दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडिली वहां पर बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस फिफ्थ कार्बन शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा एट पोजीशन नंबर 6। सो इस पोजीशन पर अब फिर जब पोजीशन नंबर 6 पर अपीयर हुआ तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में है वो नाइट्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और शेयर करने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फाइनल आएगा फॉर N1 पोजीशन। सो अब आप देख लो कि पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 पर कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। सो दैट्स मीन पोजीशन नंबर 2 और 6 इज नॉट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब N4 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। N4 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन एट पोजीशन 4 पर है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी। जब विड्रॉ करेगी तो पोजीशन नंबर 3 पर पॉजिटिव चार्ज अवेयर हो जाएगा। फिर इस पोजीशन नंबर 3 के पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे between position number 2 and position number 3. When this nitrogen will be electron deficient, so readily ये वाले electrons जो है ये यहाँ shift कर जाएंगे और positive charge appear हो जाएगा position number 5 पर। अब पोजीशन नंबर 5 पर जब पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा तो ये जो नाइट्रोजन है जिसने पाई इलेक्ट्रॉन स्नैच किए थे फर्स्ट पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा शेयर करेगा विद कार्बन नंबर 5 और यहाँ पर डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अब जिस तरह हमने पहले देखा कि पोजीशन नंबर 6 एंड पोजीशन नंबर 2, ठीक है, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 6 पर और यहाँ पर पोजीशन नंबर 5 एंड पोजीशन नंबर 3, इन चारों पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब ये वाली पोजीशन नंबर 2, 3 एंड 5 एंड 6 all these carbon atoms or electron deficient, so that's mean कि कोई एक भी पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सो चारों की चारों पोजीशन, ठीक है, 2, 3 एंड 5 एंड 6, these 4 positions और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इन चारों पोजीशंस पर पॉसिबल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टलाइन शेप होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी जो है इसकी वाटर में भी है और अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल है। उसके बाद इसकी ओडोर जो है वो नटी है। नटी से मतलब यहाँ पर ये है कि नट्स जो होते हैं जिस तरह स्पेशली जो है हेजलनट, ठीक है, इसकी स्मेल उसको जब रोस्ट हेजलनट को रोस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो स्मेल होती है वैसी इसकी नटी स्मेल होती है, उससे सिमिलर होती है। इस वजह से वो क्योंकि वो नट है इसको नटी स्मेल कहते हैं, इसकी होती है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर जो है वो स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि जब इसकी स्मेल को आपने नोट डाउन करना है तो आपने उसको प्योर फॉर्म में नहीं उसकी मतलब ओडोर को चेक करना। हम उसको पहले 0.1% का सोल्यूशन बनाते हैं। जब 0.1% का सोल्यूशन बना लेते हैं उसके बाद उसकी स्मेल को चेक करते हैं, उसकी ओडोर को चेक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यही है कि जो 1 और 4 पोजीशन पर नाइट्रोजन है दे बोथ और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। सो अब सेम जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था पायरिमिडीन के अंदर कि उसकी बेसिसिटी जो है वो कम होती है पायरिडीन से, सेम इसी तरह पायराजीन की बेसिसिटी भी कम होती है पायरिडीन से। सेम रीजन इसकी भी है जो हम लोगों ने पीछे पायरिमिडीन में पढ़ी, इसलिए दैट्स द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट क्योंकि हम लोग इसको पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ओके, सो उसके बाद पोजीशंस हमने डिस्कस कर ली। अदर देन दैट ये रिडक्शन देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं आप। यहाँ पर वही सेम बात है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
यहाँ पर इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा उस टाइम पर ये इसकी हेलोजिनेशन होगी। हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हेलोजिनेशन जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसी तरह आयन फॉर्मेशन वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेप्स वाइज जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फर्स्ट वन क्या है? आयनाइजेशन, ठीक है। सो आयनाइजेशन होगी, केटाइन और एनाइन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेगा। फिर जब इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा। ओके सो अब हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अटैच होगा ऑलरेडी पायराजीन के रिंग के साथ, तो उस टाइम पर इस पोजीशन पर क्लोरीनेशन हो रही है, ठीक है। इस पोजीशन पर यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आकर किस पोजीशन पर अटैक कर रहा है? पोजीशन नंबर 3 पर। अब उसके बाद पोजीशन नंबर 3 पर ये अटैक करेगा और फिर वही सेम जो स्टेप नंबर 2 में कर रहा है, फिर स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 होगा और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये मेथड है। इसमें अब क्या हो गया? हेलोजिनेशन, उसके बाद क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है यहाँ पर अब सेम उसी की एग्जांपल को दोबारा रिपीट किया है, लेकिन इस दफा ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो, उधर तो हम लोगों ने जर्नल बात की थी, इधर हम लोगों ने अमाइनो ग्रुप जो है उसको अटैच करके फिर रिएक्शन करवा दिया। So if you're if you have shortage of time during the examination, you can just write down this equation, this one. Okay, उसके बाद last one कि इसके अंदर HBr की प्रेजेंस में, और HBr ब्रोमीन और की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन हो सकती है विदाउट द सब्स्टिट्यूट। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा था कि किसी भी पोजीशन पर, चारों पोजीशंस पर, इन चारों पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर चारों पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो फिर यहाँ पर हम ये एग्जांपल क्यों देख रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और ये ड्रास्टिक कंडीशन है। और केमिस्ट्री में हम लोग जब कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग रिएक्शन को पॉसिबल करवा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग, जिस तरह इसमें स्पेसिफाई कर दिया, एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। इसी तरह कैटलिस्ट स्पेसिफाई करके हम लोग वो रिएक्शन जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है उनको हम लोग पॉसिबल करवा सकते हैं। सो यहाँ पर इस कंडीशन की, स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करने की वजह से डायरेक्ट ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है। इसी वो एक स्पेशल कंडीशन है, इससे मैंने उसको भी एग्जांपल को यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरह जो है आप लोग इसको सिंपल डी लिखकर और नीचे मेंशन कर सकते हो, नीचे डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और फिर उसके बाद सल्फोनेशन करवाओगे, नाइट्रेशन करवा सकते हो इसकी। जब सल्फोनेशन और नाइट्रेशन करवाई तो आपने सिंपल जो है, क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप लोग पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म लिख दो एक ही दफा में, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसी तरह इक्वेशन लिख दो इसकी, और सल्फोनेशन के केस में आप इस पोजीशन पर जो है वो सल्फोनिक एसिड लगा दोगे, नाइट्रेशन के केस में इस पोजीशन पर आप नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे। ऑक्सीडेशन है, इसमें ऑक्सीडेशन क्या होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड और परऑक्साइड इन एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इन एसिटिक एसिड। तो सेम जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा पायरिमिडीन में, इसकी एक पोजीशन पर यानी कि एन ऑक्साइड, वन पोजीशन पर, वन एन ऑक्साइड पर इसकी बन गई, ऑक्सीडेशन हो गई। सो इस कंपाउंड को इधर यहाँ तक क्या कहेंगे? पायराजीन वन ऑक्साइड या पायराजीन एन ऑक्साइड। फिर अब क्या होगा? लेकिन ये रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होता। अगर आप इसको फर्दर एक्सेस अमाउंट में, यहाँ तक अगर आप लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो तो रिएक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होगा, ठीक है, यानी कि वन पोजीशन पर ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो एक्सेस अमाउंट में पेरोक्साइड इन द एसिटिक एसिड, तो एट दैट पॉइंट आपके दूसरे जो N4 है उस पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सो अब आपके पास क्या कंपाउंड आएगा? पायराजीन 1,4 ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर और उसमें जो आप लोगों ने पायरिमिडीन पढ़ा, पायरिमिडीन में सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, थर्ड पॉइंट पर नहीं हो रही थी। उसकी और इसकी रीजन में ये फर्क है, उसमें पॉसिबल ही नहीं था आगे जाना। इसमें पॉसिबल इसलिए है कि इसमें
इन दोनों नाइट्रोजन के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, यानी कि देखो 1 to 3rd पोजीशन पर ये चला गया। उसमें बात जा रही थी इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो, इंडक्टिव इफेक्ट जितना करीब होगा उतना ज्यादा, जितना ग्रुप के करीब होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है इन दोनों का एक दूसरे पे वो कम हो गया है एज कंपेयर टू जो कि पायरिमिडीन में था। रिडक्शन, रिडक्शन इसमें होगी सोडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथेनॉल, और आपके पास सारी पोजीशंस पर सेचुरेशन हो जाएगी, हेलोजिनेशन हो जाएगी, और आपके पास आ जाएगा पेप्रिडीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पेप्रिडीन। देन अमाइनेशन और अल्काइलेशन या अराइलेशन, सेम मैकेनिज्म होगा जो कि हम लोगों ने पीछे पायरिमिडीन में पढ़ा है, और मैं पायरिमिडीन में जब डिस्कस कर रही थी उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म मैं फिर रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसे पायरिमिडीन में था। तभी मैंने आपको कहा है कि हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको एक के ऊपर नोट लिखने की बजाय दोनों को कंबाइन फॉर्म में आ जाए। ठीक है, वहां पर सिर्फ हम लोगों ने जब लिया था, इसमें ये भी ऑर्गेनोलिथियम है, उसमें भी, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनोलिथियम लिया था, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनोलिथियम लिया है। उसके अंदर अराइलेशन हुई थी, इसके अंदर अल्काइलेशन हुई है। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं आया, मैकेनिज्म सेम वैसे ही रहेगा जिस तरह डाइथाइल ईथर था। डाइथाइल ईथर की और इन द प्रेजेंस ऑफ और ऑर्गेनोलिथियम डाइइथाइल ईथर की क्लीवेज होगी डिफरेंट पॉइंट्स पर, और वो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे सेम उसी तरह। फिर जो है BUH, ब्यूटेन की फर्दर जो है वो आगे से ब्यूटेन की आयनाइजेशन होगी और वो अटैक करेगा एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर लेगा और इस पोजीशन पर ब्यूटाइल ग्रुप। उसके बाद ये क्या बना, डाईहाइड्रो एडेक्ट, और उसकी ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास फाइनल ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये मैंने जल्दी से इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं और आई डोंट वांट टू लेंथन दिस वीडियो। सिंथेसिस, ठीक है, अब सिंथेसिस देखते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोअमाइन, कीटोअमाइन के दो मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होगा, हमारे पास सिंथेसिस होगी। किसी और चीज की इसमें जरूरत नहीं है, कोई कैटलिस्ट, ये दोनों कीटोअमाइंस के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे। बस इसमें मैंने कीटोअमाइन को अगर इस तरह लिखा है तो इसमें मैंने उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसका NH2 इधर अटैच है, इस NH2 का H2 इसके ऑक्सीजन के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा। इसी तरह सेम ऊपर होगा कि इस अमाइनो ग्रुप के दोनों हाइड्रोजन जो है वो इसके ऑक्सीजन के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएंगे। तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बना, दो वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस नाइट्रोजन की दो वैलेंसी शॉर्ट हो गई, इस कार्बन की दो वैलेंसी शॉर्ट हो गई, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। सो यहाँ पर ये इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। अच्छा, अब ये देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच विद आर ग्रुप, सो हमने यहाँ पर आर बना दिया। उसके बाद this carbon is directly attached with an other carbon, so this is attached with an other carbon which is further attached with R group, R group, और फिर ये अटैच थी अमाइनो ग्रुप के साथ जिसमें से जिसकी दो वैलेंसी अब शॉर्ट हो चुकी हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल्स जा चुके हैं। तो इसकी दो वैलेंसी शॉर्ट हैं यहाँ पर, और इस कार्बन पर दोनों दो वैलेंसी शॉर्ट हैं। ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, नाइट्रोजन देन डबल बॉन्ड और दिस कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन फिर फर्दर ऊपर सारा पहले से ही अटैच है क्योंकि हम पहले से इसको, इस पोर्शन को इसके साथ अटैच कर चुके थे, अब ये नीचे से भी हो गया। सो हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये अभी इस पॉइंट पर हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल नहीं आया। दिस इज नॉट पायराजीन, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है, दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, और पायराजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा। सो यहाँ पर अब इसके होगी ऑक्सीडेशन। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अब आपने नोट करना है कि यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये पोजीशन नंबर 2 की कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि फिर हाइड्रोजन इधर भी अटैच है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है और
यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। असल में वो मैंने जल्दी में इसलिए लिखा कि वही बात है, वैलेंसी पूरी करनी थी। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो दो हाइड्रोजन हैं वो दोनों जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट एरोमेटाइजेशन हो जाएगी और हमारे पास पायराजीन आ जाएगा। सो यानी कि इसके बाद आप यहाँ पर एरो बनाओगे, एरो के ऊपर लिखोगे ऑक्सीडेशन, और फिर फाइनल आपका प्रोडक्ट बना दोगे पायराजीन। यूजेस जो है इट इज प्रेजेंट इन फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है पायराजीन उसका हिस्सा है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉलिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ पायराजीन। फॉलिक एसिड के जो भी हमारी बॉडी में रोल हैं, इन अदर वर्ड्स पायराजीन उसमें रोल प्ले कर रहा है। अब फॉलिक एसिड के रोल्स क्या हैं? हमारी बॉडी में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को प्रिवेंट करता है। कैसे? डीएनए के अंदर चेंजेस आने से रोकता है। जब डीएनए के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी तो कैंसर नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द रोल ऑफ फॉलिक एसिड। सो फॉलिक एसिड का जो रोल है वही सेम रोल जो है वो हम लोग, क्योंकि ये उसके डेरिवेटिव है तो ये उसके यूजेस में लिखेंगे हम पायराजीन के। सेकंड जो है वो ये है कि this is also a derivative of phenazine is also a derivative of pyrazine. So इसके uses क्या हैं? This is diuretic. डायूरेटिक होता है कि अगर आपको ना किसी भी पेशेंट का बीपी बहुत हाई है, ठीक है, तो उसका हम करते हैं, उसको डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक देने की वजह से उसका जो यूरिन है उसका यूरिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उस रीजन से जब जितना ज्यादा यूरिन पास करेगा पेशेंट, उसके साथ सॉल्ट जो है वो रिलीज होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, वो अपने साथ बॉडी से सॉल्ट्स लेके जब निकल जाएगा तो बॉडी का जब सॉल्ट लेवल कम होता है तो उसकी वजह से उसका बीपी जो है वो कम हो जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो लो हो जाएगा। लो से मतलब नॉर्मल हो जाएगा। लो क्योंकि एक चीज होती है कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज का ना ज्यादा होना अच्छा होता है, तो फिर वो कम होना भी चीज का अच्छा नहीं होता। सो नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूमर है। एंटी ट्यूमर होता है एंटी कैंसर है, ठीक है। दिस इज एंटी ट्यूमर मीन्स एंटी कैंसर। डाइस के तौर पे इसका जो है, इवन ये डाइस के तौर पे रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग में इसको नेचुरल फॉर्म में, यानी कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि चीज हमारी जो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स उनके नेचुरल सोर्सेज भी हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनका कोई ना कोई फिर फर्दर यूज स्टडी हम लोगों ने किया कि उनका कोई ना कोई रोल है। इसमें उसका जो रोल था वो क्या है? एज अ डाइस। इसको बटरफ्लाई की जो है विंग से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसी तरह प्लांट्स के अंदर से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया गया स्टार्टिंग में। So dice as a dice is also the use of pyrazine. लास्ट वन जो है वो ये है कि पायराजीन इस, ये देखो ये भी हमने डायूरेटिक का पढ़ा ना, इसी तरह यहाँ पर हमने स्पेशल अलग से मेंशन कर दिया है कि पायराजीन जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सिंपल आप CHF भी लिख सकते हो। सो आज हमारा ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट था वो हम लोगों ने कंप्लीटली कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग आपके सिलेबस से कोई और पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।